सर सबसे पहले मैं आपके निमित्तकम के इनिशिएटिव पे बात करना चाहूँगा। निमित्तकम में जो जो आप कार्य करते हैं उसमें एक रेस्क्यू प्रोसेस कैसी दिखती है, एक बार हमें दर्शकों को और मेरे समझने के लिए कि क्या होती है रेस्क्यू प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट होती है, पूरे क्या क्या स्टेप्स आपको करने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अधिकतर समाज को पता ही नहीं है कि ये कितना आर्डुअस और थकाने वाला काम है। यद्यपि हमारी टीम जो जोधपुर और जयपुर और जैसलमेर में है वो अब इसके अभ्यस्त हो गई है, तथापि समाज को पता होना चाहिए कि कितना कठिन है एक एक हिंदू, एक एक सिख और जो अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उनको वहाँ उस नर्क से निकालना। तो निमित्तकम की मैंडेट दो हैं मेनली। एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो प्रताड़ित हैं समाज के लोग, उनको भारत में लाना, क्योंकि भारत उनके लिए उनका घर है, ऐतिहासिक रूप से भी और न्यायिक दृष्टि, कानूनी दृष्टि से भी। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, उसके बेसिस पर ये सॉवरेन डॉक्यूमेंट है कि दोनों देश अपने देश के अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता पर नागरिकता देंगे जी। तो उसी की परसुएंस में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया और उसके बाद ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। तो दूसरा जो मैंडेट है कि दलित सहोदर समाज जो हमारा वंचित है, पीड़ित है, अपमानित है, उसको हम सहृदयता से और बहुत सहजता से मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के अंदर, और ये कास्ट बेस्ड उतना नहीं जितना इकोनॉमिक्स बेस्ड है कि जो निर्धन हिंदू है वो चाहे किसी भी समाज का हो, बिल्कुल उसको हम सहायता करते हैं। किसी परिवार में कोई मृत्यु हो गई है, किसी परिवार में कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, पढ़ना चाहता है लेकिन धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको हम सहायता करते हैं। और हिंदू ही नहीं, हम और उस समाजों की भी सहायता करते हैं, क्योंकि निर्धनता तो कोई धर्म वर्म नहीं देखती है। लेकिन मूलतः चूंकि हम एक हिंदू संगठन है तो हम बात हिंदू समाज की ही करते हैं। अब पाकिस्तान से जब हिंदू एक निकलना चाहता है तो वो फ़ोन करता है भारत में अपने किसी संबंधी को, और वो संबंधी जब हमारे पास आता है तो हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि भाई ये वाकई पाकिस्तान का हिंदू है, कौन से गांव का है, किसी का कोई संबंधी पहले से यहाँ पर आया हुआ। और 99% जो फ़ोन हमारे पास आते हैं उनका कोई ना कोई संबंधी पहले से यहाँ भारत में उपस्थित होता है। उसके बाद एक बहुत लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। भारत के एक नागरिक के द्वारा उसकी स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर की जाएगी, फिर वो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के अंदर उनको वेटिंग करता है, फिर वो लोकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और इस पूरी कागजात के ऊपर एक गजेटेड ऑफिसर का साइन होता है, हिंदुस्तान के गजेटेड ऑफिसर का। और ये हमारे लिए बहुत ही कठिनाई की बात है। कौन गजेटेड ऑफिसर पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए साइन करके देगा, अपनी नौकरी को खतरे में डालेगा? अच्छा, वो ढूंढना सब बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, एक गजेटेड ऑफिसर ढूंढना बिल्कुल असंभव सा काम है। और जो आपने स्टार्टिंग से जो पेपर वर्क बताया, इसमें टाइम कितना लग जाता है? ये सारी प्रक्रिया लगभग 2 से ढाई महीने की प्रक्रिया है। 2 से 2.5 महीने की। लेकिन जब बॉटलनेक आती है, जहाँ हम फंसते हैं, वो है गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर। उसके बाद फिर ये यहाँ के जो इस देश के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, फोन कर करके उस बेचारे, जैसे मैंने एक डॉक्टर को तैयार किया था, हमारे मित्र हैं वो सरकारी डॉक्टर हैं, कि डॉक्टर साहब आपकी क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों साइन कर रहे हैं? तो फिर अगर मान लीजिए इस तरह की एक ठंडी आवाज में किसी पुलिस अफसर का फोन आएगा तो बेचारा डॉक्टर वो पीछे हट गया, बोले यार उमेंद्र भाई साहब मेरे लिए मुश्किल है करना। मैंने कहा बात सही है भाई। तो अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फिर वो कागजात पहले ऑनलाइन पर हम लोग अपलोड कर लिया करते थे, अब एक मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला है कि जी आपको फिजिकली भेजने पड़ेंगे। तो फिजिकली जयपुर और पाकिस्तान, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में तो डाक सेवा है नहीं। तो फिर कैसे? ये मतलब कि बिना सोचे समझे का एक ऑर्डर है। हम दुबई भेजते हैं पहले उन कागजों को, फिर दुबई से वो आते हैं, यानी एक अच्छा प्रोसेस। हाँ, मतलब बहुत लगभग कठिनाई है, लगभग असंभव सा कर दिया है नागरिकता के लिए अप्लाई करना और पाकिस्तान के हिंदुओं को निकालना। लेकिन फिर भी हम जूझ रहे हैं। तो बहुत 500-700 रुपये खर्च हो जाते हैं हमारे। वहाँ जाता है पार्सल दुबई से फिर वो पाकिस्तान जाता है। इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद के जो अफसर हैं वो जैसे यहाँ के भ्रष्ट हैं वैसे वहाँ भी भ्रष्ट हैं। तो बेचारे निरीह हिंदुओं से कोई हर तरह का जो प्रपंच चलता है वो चलता है। बड़ी कठिनाइयों से इनको फिर वहाँ पर वीज़ा मिलता है। फिर इनके फ़ोन आते हैं, साहब वीज़ा तो मिल गया है लेकिन हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है।
तो फिर हम किसी धनी हिंदू को पाकिस्तान में हम अपील करते हैं कि आप अपना धन की सहायता इनको करें। पर उन्हें भी वाया दुबई आना पड़ता है क्योंकि यहाँ से नहीं, डायरेक्ट कुछ है नहीं। लेटर दुबई से हो, बाकी तो फिर अटारी बॉर्डर से आते हैं। अच्छा, पहले मनाबाव बॉर्डर जब खुला था तब उधर से आते, ट्रेन बंद हो गई कोविड के टाइम पर, तो बहुत बड़ा बल्क जो सिंध के अंदर हिंदुओं का है वो तो वहीं अटक के रह गया कोविड के कारण। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण अभी तो बॉर्डर्स बंद पड़े। राइट। लेकिन ये तो एक कृत्रिम अस्वाभाविक परिस्थिति है, जब बॉर्डर्स खुलेंगे तो अभी तो अटारी बॉर्डर से ही आना जाना शुरू होगा हिंदुओं का। तो सीएए जो नए रूल आए हैं वो हेल्पफुल हैं किसी तरीके सीएए पर से बहुत काम की चीज थी, लेकिन उसके बाद किसी ब्यूरोक्रेट ने पता नहीं क्या उसमें 2014 की कट ऑफ डेट डाल दी थी। यानी ये कह रहे हैं आपकी 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों का, ईसाइयों का शोषण बंद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये डेट डाल दी है। लेकिन किसने डाली ये डेट? कोई मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप लॉजिक पारदर्शिता रखिए ना कि किसने किया ये काम। मैं ये मान नहीं सकता कि बीजेपी या हमारे किसी संगठन ने ये काम किया होगा। ये काम तो किसी वामपंथी, किसी ब्यूरोक्रेट का ही है, और वो किसी को वो नहीं पता चल रहा है किसने किया है। तो सर आप अपने और अब लेकिन अमित शाह जी ने, बहुत धन्यवाद हृदय से उनको, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक की डेट बढ़ा दी है। तो इससे लगभग 10,000 हिंदुओं को प्रत्यक्ष फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक मैसेज जाता है पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को कि हम साथ हैं, आपकी परवाह है। हमें अंतर पड़ता है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, आपकी बच्ची किडनैप हो रही है, नहीं हो रही है। तो वो बड़े सकारात्मक फोन आते हैं फिर वहां से कि डॉक्टर साहब, सर हिंदुस्तान की सरकार हमारी सुध ले रही है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ले रही है, आप डटे रहो, आप धर्म पे रहो, हम आपको निकालेंगे। तो मोटा मोटी ये प्रक्रिया है।